नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। मेरे साथ हैं आज वरिष्ठ पत्रकार राजू परुलेकर। राजू भाई, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यहाँ। और बहुत तेजी के साथ चीजें चल रही हैं। 11 दिन हो गए हैं पहलगाम के हमले को, जब हमारे 27 लोग मारे गए हैं। टूरिस्ट और वहां के लोगों को मिलाकर 27 लोग मारे गए हैं। उसके बाद बयान 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 बहुत सारे आए। हालांकि इसमें से कोई बयान हमारे प्रधानमंत्री महोदय का नहीं आया है। सारे जो बयान हैं या तो छुटभैया नेताओं के हैं या गोदी मीडिया के हैं। कहीं 24 घंटे में पाकिस्तान खत्म हो रहा है, कहीं 36 घंटे में पाकिस्तान खत्म हो रहा है। पाकिस्तान से भी बहुत सारे बयान आए हैं। कल मैं सीएनएन पे एक बातचीत सुन रहा था, उसमें चाइना के जो राजदूत हैं वो वहां पे थे और उनकी बात सुनकर किसी को भी थोड़ी सी घबराहट होना चाहिए। बहुत क्लियर शब्दों में उन्होंने कहा कि चाइना और पाकिस्तान जो है वो ऑल वेदर फ्रेंड है और हम पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। और खासतौर पे 370 जिस तरह से हटाया गया, उसके बाद मामला तभी हम लोग कह रहे थे ट्राई पार्टाइट बन गया है। और ये बात इस बार बहुत क्लियर दिखाई दे रही है कि चाइना हर तरह से पाकिस्तान के साथ खड़ा होने को तैयार है। मामला यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जाएगा, वहां भी चाइना है। तो आप याद रखिएगा कि बातें जितनी बड़ी बड़ी हो रही हैं, और उसके बाद अगर देख लें उपराष्ट्रपति जेडी इवांस जो अमेरिका के हैं उनका बयान, तो उनका बयान ऐसा ही है कि यार दो चार पत्थर तुम फेंक लो, एक आध पत्थर तुम फेंक लो, बड़ी लड़ाई मत करो। यानी सीधी सी बात है कि वो भी भारत के साथ खड़े होने की बात नहीं कर रहे। बांग्लादेश जो जिसको हमने बनवाया, उसकी हालत यह है कि वो यूनुस का एक करीबी कह रहा है कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऊपर हमला करता है तो हम चाइना के साथ मिलकर नॉर्थ ईस्ट के ऊपर हमला करते हैं। आप कल्पना कर सकते हो कि स्थितियां कितनी गंभीर हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी कहां दिखते हैं? हमारे प्रधानमंत्री जी एक ओटीटी की रिलीज में दिखाई देते हैं। बताया जा रहा है 8-9 घंटे वहां पर थे, भाषण देते हैं, एक से एक बड़े हीरो हीरोइन वहां पर थे। उनके साथ उनकी फोटो आती है, फिर जाते हैं अडानी जी के एक पोर्ट का उद्घाटन करते हैं। और अडानी जी के पोर्ट का उद्घाटन करते हैं, वहां पर पवन कल्याण के साथ चॉकलेट चॉकलेट होता है, क्या क्या होता है वो सारा कुछ हंसती मुस्कुराती तस्वीरें हमारे सामने हैं। और इन सब के बीच एक नाम उभरता है शशि थरूर का। शशि थरूर अपने तरीके के बयान देने के लिए मशहूर हैं, अपने तरीके की अंग्रेजी बोलने के लिए मशहूर हैं, अपने तरीके की दूसरी चीजों के लिए मशहूर हैं। बहुत पुरानी बात नहीं है जब उनके लिए कितने करोड़ की गर्लफ्रेंड का जुमला इस्तेमाल किया गया था। और आज हालत यह है कि प्रधानमंत्री मंच से कहते हैं कि शशि थरूर यहां बैठे हैं तो इंडिया गठबंधन वालों को इंडी बोलते हैं, वो इंडिया नहीं बोलते हैं। उनको उनकी नींदें हराम होने वाली हैं। तो कहां तो पाकिस्तान की नींदें हराम होनी थी, कहां नींद हराम करने की बात चल रही है विपक्ष की। थरूर साहब का समझ में नहीं आता। थरूर साहब जिस तरह से इधर से उधर होते हैं, सरकार को बचाने वाले कई बार बयान देते हैं, और इन सारी चीजों पर जो मोदी जी ने कहा है वो बिल्कुल खामोश है। हालांकि इसके पहले ऐसा ही आरोप उदित राज ने जब लगाया था तो उन्होंने पलट के कहा था कि उदित राज तो खुद भाजपा से आए हैं। खैर, काफी लंबा इंट्रो हो गया, मैं सीधे राजू भाई के पास जा रहा हूं। राजू भाई, ये सब कुछ जो चल रहा है, खासतौर पे क्या शशि थरूर का मान लिया जाए कि कभी भी वो जा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी में, या कुछ मामला और है? देखिए, जो पहलगाम में हुआ आपने जो शुरू किया ये कार्यक्रम की शुरुआत हुई पहलगाम की बात से, तो उसके बाद ऐसा लगा था कि सरकार अ, इसमें क्या रोल अदा करेगी? इसके बाद पहलगाम होने के बाद उसका शिनाख्त हो या इन्वेस्टिगेशन हो, उसकी तहकीकात हो और उसके बाद जो लोग दोषी हैं, एक तो 250 किलोमीटर अंदर आकर 250 किलोमीटर फिर वापस गए आतंकवादी, यही एक बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है, जबकि कश्मीर सबसे ज़्यादा मिलिटराइज़्ड ज़ोन है। खैर वो हुआ, उसके बाद इतने लोगों की मृत्यु हुई, तो पूरा भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार हिंदू-मुस्लिम करने में और देश में, वो उसमें जुटा था। यानी हम बाहरी दुश्मन से लड़ें या अंदर दुश्मन पैदा करें, इस पर उनका समझ नहीं आ रहा था, उनके अपने पैराडॉक्स है। उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहे हैं। आज की तारीख में ऐसा हो रहा है पाकिस्तान के साथ शायद आईओसी के देश भी आ जाएँगे, चाइना भी आ जाएगा, यूएस भी हमारे साथ पूरी तरह से नहीं है क्योंकि यूएस ने कहा कि स्टेटस को मोटा-मोटी मेंटेन करो और रशिया ने तो एस-400 वेपन्स भेज दिए पाकिस्तान। तो ये हालत है हमारी। एक ज़माने में हर देश हम क्या बोलते हैं वो सुनता था और चाहता था कि वो उनके खेमे में हम जाएँ, लेकिन वो हुआ नहीं और इस बार हम अलग-थलग पड़ गए। अब डोवाल साहब और मोदी जी की ये कृपा है। लेकिन बात दूसरी दूसरी तरफ देखी जाए तो विपक्ष भी ढीला पड़ चुका है पूरी तरह से। कांग्रेस में मुझे नहीं लगता है कि अब कोई ऐसी, देखिए वो जातिगत जनगणना को लेकर बहुत उल्लासित हो रहे हैं कि उनके नेता की बात जो मांग थी वो पूरी कर दी। अब उनको मालूम नहीं है कि ये बहुत
कुटिल लोग हैं, तो वो मांग पूरी करते वक्त वो अमल में क्या लाएंगे और कैसे करेंगे वो अभी तक उनको मालूम नहीं। एक बात। दूसरी बात, ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने ये जातिगत जनगणना की अचानक घोषणा कर दी। तीसरी बात, प्रधानमंत्री बहुत बेफिक्र है, उनको मालूम है कि मुझे जनता कितनी भी आक्रोशित हो, कितनी भी गुस्सा हो, पूरे 140 करोड़ भी मेरे खफा विरोध में जाए, मैं अपनी सिंहासन पे बैठा रहूंगा। ये आत्मविश्वास उनमें दिखता है। यहाँ पर क्रिएटिविटी और सिनेमा पे जब उन्होंने बात की, जबकि पहलगाम के लोगों के खून भी नहीं सूखा था, तब मुझे पता चला कि ये प्रधानमंत्री कुछ अलग ही है, कि उनको देश के लोगों को, जनता के आक्रोश, दुख, वो इन्होंने कहा था ना अपने राज्यपाल जम्मू कश्मीर के जो पहले राज्यपाल हुआ थे सत्यपाल मलिक साहब ने, कि लोग मरे तो क्या मेरे लिए मरे, ऐसा उन्होंने पूछा था। तब मुझे लगा कि यार बोला होगा क्या प्रधानमंत्री ने, तो अब मुझे पक्का लगता है कि बोला होगा, क्योंकि उस दिन वो क्रिएटिविटी और सिनेमा पे जिस तरह से बात कर रहे थे, हम भी मायूस थे, दुखी थे कि लोगों की जिस तरह से किसी का बेटा खोया है, किसी की बेटी खोई है, किसी का बाप खोया है, किसी ने, कुछ छोटे बच्चे ने, कितने लोग अनाथ हो गए हैं। और यहाँ हिंदू मुस्लिम कर रहा है इनका आईटी सेल, कोई किसी को कोई जवाबदेह नहीं है। यहाँ पुलिस प्रोटेक्शन में इनके आतंकवादी घूम रहे हैं देश भर में, आरएसएस और बीजेपी के, यानी विश्व हिंदू परिषद, सकल हिंदुजन, अलग अलग नाम से, फ्रिंज एलिमेंट कहते हैं वो उनको। तो ये सारी चीजें हो रही है। प्रधानमंत्री आराम से, पहले वो करते हैं यहाँ पर मुंबई में आए और उन्होंने 8-9 घंटे वहां बिताए सिनेमा के नायिकाओं के साथ, नायकों के साथ और बाकी लोगों के साथ, और फिर वो गए वहां पर अडानी के साथ, ऐसे मिले कि सुदामा कृष्ण को मिलते हैं। अब सुदामा कौन है और कृष्ण कौन है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मिले तो वैसे ही, दाता आ गए, दाता आ गए, वो वाली बात होगी। अडानी के ऊपर अब ऑगस्टा वेस्टलैंड केस में जो अडानी के ऊपर आरोप लगे हैं, फिर और भी कई चीजें आई है कि उन्होंने मॉरिशस का जो वेब है उनका, उनके उनके एक भतीजे ने और एक कांड किया है, उसके ऊपर भी बहुत सारी न्यूज आई है, खबरें आई हैं, जो क्राइम के अंडर आता है। उसके बावजूद उनको सब पोर्ट वोट दिए जा रहे हैं। और इस बार सिर्फ मोदी जी नहीं, मुझे दिखा है कि इंडिया अलायंस के विजयन पिनारी जो थे कम्युनिस्ट पार्टी के, और शशि थरूर भी उस उस सभा में इस तरह से शरीक हो रहे थे कि जैसे अडानी ने उनको भी खरीद लिया। मैं ये बोलने में जरा भी हिचकिचा नहीं रहा हूं, क्योंकि अडानी कोई उद्योगपति नहीं है कि देश के हित के लिए और विकास के लिए कुछ कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा क्रिमिनल दुनिया भर में घोषित अघोषित है, तो उनका पूरा सिंडिकेट है, उसके साथ विपक्ष को तो कम से कम नहीं बैठना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं मालूम विजयन पिनारी जी की और शशि थरूर की क्या प्रॉब्लम थी कि जो पोर्ट बना, मुझे पोर्ट बनने तो देश के लिए अच्छा ही है, लेकिन वो देश का नहीं है पोर्ट सर, अडानी को दिया गया। तो अडानी को दिया गया पोर्ट, वहां से एक तो मुंद्रा में से ड्रग्स आते हैं, तो वो पोर्ट और ये सारी चीजें, जो जामनगर का जो दूसरे भाई का, दूसरे जो ये अपने हमारे उद्योगपति है, लेकिन वो उद्योगपति है कम से कम, तो उनका कारखाना है, वो उसको बचाने के लिए, प्रधानमंत्री जी मुझे आप बताइए, इतना सेंसिटिव दोस्तों का काम हो तो पाकिस्तान से लड़ कैसे सकते? तो राजा व्यापारी और प्रजा भिखारी सर। तो ये बात सच हो रही है। रही बात शशि थरूर जी की, अब मुझे कल लगा ऐसे कि इतना बेचारा आदमी अंग्रेजी सीखता है, नए नए शब्द से हमें परिचित कराता है, इतनी सारी मेहनत करता है, यूनाइटेड नेशंस में सेक्रेटरी जनरल के पद के लिए इलेक्शन लड़ता है। मैं नहीं कहूंगा इसको ऐसे भी देखा जाए राजू भाई, इसको ऐसे भी देखा जाए, वो जाएंगे कि नहीं भाजपा में हमको नहीं पता, लेकिन इसको ऐसे नहीं, भी मैं देखा जाए, ये बोल नहीं कांग्रेस, रहा हूँ सर, नहीं कांग्रेस अपने लोगों को संभाल क्यों नहीं पाती है, ये एक सवाल है मेरे सामने। मैं यही मैं बोल कांग्रेस के कई ऐसे लीडर्स को जानता हूं जो बेहद ऊर्जावान हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, काम ही नहीं है उनके लिए, वो चुपचाप किनारे हो गए हैं अपना। सर कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है, कोई एनजीओ कर रहा है, लोगों के पास काम ही नहीं है। सर सिर्फ कांग्रेस के लोग नहीं हैं, कांग्रेस के लिए काम करना चाहते हैं ऐसे दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो बहुत प्रतिभाशाली है, बहुत सारे उन्होंने उनमें गुण हैं, लेकिन कांग्रेस नहीं चाहती कुछ काम करना, ऐसा लगता है। ये एक उनका अपना अंदर का इनर्शिया है, वो लीडरशिप से आया है या लीडरशिप से नहीं आया है। अब इसको कोई पीछे कोई ताकत है या महाशक्ति है, ये हम जानते नहीं है, लेकिन मुझे दिखाई जो दे रहा है, और कांग्रेस इसी में खुश है कि सर जातिगत जनगणना मेरे नेता की जीत हुई।
अरे ये कोई जीत नहीं है। देखिए आपको अभी टोकन जीत में आप कांग्रेस पार्टी 11 साल फैसिस्टों ने राज करने के बाद इस पर खुश नहीं रह सकती कि टोकन विजय मिला। एक्चुअल जमीन पे फील्ड पे आपको जीतना चाहिए और वो जीत कहीं भी नहीं दिखाई दे रही। उल्टा शशि थरूर जैसे प्रभावी और प्रतिभाशाली लोग, उनको बात करना, देखिए नेता का क्या काम है। इंदिरा जी होती 2 बार बात कर लेती। जब मैं आपका उदाहरण बताता हूँ, इंदिरा जी जब थी तो शरद पवार तो अलग खेमे के थे और दिख ही रहा था वो बगावती आदमी है। फिर भी इंदिरा जी उनको फोन करती थी, बुला लेती थी, बात करती थी और टटोल के देखती थी क्या वो अपने साथ आ सकते हैं ताकि पार्टी की ताकत बढ़ा सकते हैं। हमारे दुश्मन भी हमारे पार्टी के साथ आ सकते हैं तो उनको साथ में लेना चाहिए। अभी लड़ाई जारी है तो जंग जारी है तो ऐसा करना चाहिए। तो आप ही के पार्टी के प्रतिभाशाली और होशियार लोग जो हैं, जो पॉलिसी नौसिनी हिलीफिलिफिकेशन जैसे अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको अगर आप मीटिंग ही नहीं दे रहे हो, मिल ही नहीं रहे हो, वो बार बार मीडिया से पूछ रहे हैं कि मेरा कोई रोल है या नहीं पार्टी में, हेलो हेलो मेरा रोल, हेलो हेलो वो पार्टी तो जवाब भी नहीं दे रही है। ऐसी कोई पार्टी होती है? यानी जहां तक सत्ता पक्ष का सवाल है, वो भारत तो पीस ही रहा है अडानी के मामले में। मोदी अडानी की दोस्ती में भारत बिक चुका है, कारवा लूट चुका है। लेकिन विपक्ष की हालत देखिए क्या है। इनकी अपनी कोई उनकी रोल ही नहीं है उनका सर। उनकी इलेक्शन जीती हुई उन्होंने हारी, उसके बाद उन्होंने लोगों ने ढूंढ निकाला कि ये फ्रॉड है इलेक्शन, फिर भी उन्होंने कुछ भी नहीं किया। और आज तक अब वो जो बात हुई पहलगाम में हुआ, उसके ऊपर एक पार्लियामेंट बुलाना चाहिए, जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन होना चाहिए। उसके ऊपर लीडर ऑफ ऑपोजिशन के सिवाय सबसे ज्यादा कौन लड़ना चाहिए सर? एलओपी को लड़ना चाहिए और एलओपी की अपनी सेना होनी चाहिए। जैसे यंग टर्क्स थे इंदिरा जी के पास, वैसे होने चाहिए। वो मुझे नहीं दिखते राहुल जी के पास। तो मुझे नहीं मालूम सर वो उनकी कमी है या पार्टी उनका साथ नहीं देना चाहती। उनका अंदरूनी मामला है, हम उसमें क्यों पड़े सर। लेकिन मैं ये जानता हूं कि आपने कहा सिर्फ पार्टी में प्रतिभाशाली लोग नहीं है, पार्टी के बाहर बहुत प्रतिभाशाली लोग हैं जो कांग्रेस को सत्ता नहीं चाहते, वो बस मदद करके ये चाहते कि फासिज्म नष्ट हो और लोकतंत्र आ जाए, देश अडानी की चंगुल से छूटे। लेकिन ये करने के लिए कांग्रेस ही तैयार नहीं है सर। ये टोकन जीते कुछ नहीं होती सर, बहुत हो गया टोकन नहीं, टोकन। टोकन टोकन का ये है सर कि महिला आरक्षण बिल भी आया था और वो महिला आरक्षण बिल कहाँ गया किसी को नहीं पता है। वो लागू भी हो गया, महिला आरक्षण बिल लागू हो गया, लेकिन कौन सी महिलाओं को कब कहाँ आरक्षण मिलेगा किसी को नहीं पता है। वो कागज बंद। तो इसका क्या होगा वो भी कोई नहीं जानता। लेकिन हाँ, खुशी मनाई जा रही है, जबरदस्त खुशी। मुझे लगता है 3-4 दिन हो गया और कांग्रेस खुशी से बाहर ही नहीं निकल पा रही है। जबकि पहलगाम जैसा इतना बड़ा मुद्दा है, उस पर सवाल पूछा जाना चाहिए। बहुत सारी चीजें होनी चाहिए थी। लेकिन ये लगातार दिख रहा है। आपने यंग टर्क्स की बात की तो मुझे वो पुराना एक, आपको भी याद होगा, एक जमाने में इंडिया टुडे का एक कवर पेज निकला था जिसमें राहुल गांधी तब दाढ़ी नहीं रखा करते थे और ज्यादा यंग हुआ करते थे और उनके अगल बगल कई सारे यंग लीडर्स थे, सिंधिया थे, वगैरह वगैरह वगैरह। मुझे लगता है पायलट को छोड़कर बाकी सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में जा चुके हैं जो यंग टर्क्स थे, जो राहुल गांधी के सबसे करीबी थे। और अभी भी कई बार समझ में नहीं आता है कि कांग्रेस एग्जैक्टली करना क्या चाहती है। कई सारे अच्छे जेस्चर होते हैं। एक शहीद के घर वो गए, कानपुर में गए, वो बड़ा अच्छा जेस्चर था। वहां पर उसने सोच के यहां तक कहा कि आपकी दादी जिंदा होती तो पहलगाम नहीं हुआ होता। ये कितना शानदार जेस्चर था। लेकिन फॉलो अप लगता है कहीं होता नहीं है। अडानी के मामले में भी राहुल जितना भी भाषण दे दे, पार्टी कोई फॉलो अप कर रही है, कोई केस बिल्ड कर रही है, ऐसा समझ में नहीं आता। सिर्फ भाषण से तो काम चलेगा नहीं। देखिए दूसरी तरफ आप, मैंने जो शुरू में कहा कि प्रधानमंत्री जी को जिस तरह से मिले शशि थरूर जी, तो शशि थरूर जी को यह समझना, मुझे मुझे लगता है कि एज एन इंडिविजुअल उनका आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट भी कुछ होती है सर। और आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट दो आपकी पार्टी आपके साथ बिहेव कैसे करती है उसके ऊपर नहीं। अब आपके और मेरी कौन सी पार्टी है? हमारी आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट, हम रोज गालियां ही खाते हैं सर, पैसे तो मिल ही नहीं रहे हैं और ऊपर से दिक्कतें 50 है, घर में समस्याएं 17 है, फिर भी आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट होती है ना सर। तो शशि थरूर जी को भी ऐसा ही बख्शा नहीं जा सकता सर। मैंने इसलिए नहीं, कहा कि बख्श वो, कोई नहीं रहा, बख्श कोई नहीं रहा, बख्शने का नहीं तो मैं सवाल ही नहीं मैं ये उठता। कह रहा हूँ वो सेटिंग लगा रहे हैं का मतलब मेरा ये है कि जो बिहेवियर आप करते हो, आपके इतने अनुयायी हैं, चाहने वाले हैं, उनको आप मैसेज देते हो कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, इतना पढ़ा लिखा हूं, फिर भी इनके सामने शरण आ चुका हूं।
तो आपको क्या चीज है, आपको प्रॉब्लम क्या है? तो लोग मायूस हो जाते हैं जो लड़ रहे हैं फांसीवाद के खिलाफ। तो ये बात जो है वो शशि थरूर और विजयन पिनारी जैसे लोगों को थोड़ा सा पता चल। थोड़ा इंटेलेक्चुअल की जगह राजू भाई पत्रकार की तरह बात कर लेते हैं। मैं भले न हूं, आप तो पक्के वाले पत्रकार हैं। केरला के अंदर पैर जमाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी बहुत दिनों से कर रही है। थरूर साहब ने पिछले दिनों इशारा किया था कि कांग्रेस उनको चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट बना दे। उसका कोई जवाब कांग्रेस की ओर से आता नहीं दिखाई दिया। जितना मुझे पता है, उनको चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट बनाने में कांग्रेस की कोई रुचि नहीं है। जस्ट एक इमेजिनरी सवाल है। पत्रकार अगर इमेजिनरी सवाल नहीं करेंगे और जवाब नहीं देंगे तो कौन देगा? क्या भारतीय जनता पार्टी ये प्लान कर सकती है कि केरला के अंदर शशि थरूर को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करके अगला चुनाव लड़े? सर, अगर शशि थरूर अपने केरला के हेमंत बिस्वा शर्मा बनना चाहते हैं तो हम कौन रोकने वाले हैं उनको? और भारतीय जनता पार्टी तो हेमंत बिस्वा शर्मा को भी शशि थरूर बना सकती है, तो शशि थरूर को तो वो हेमंत बिस्वा शर्मा क्यों नहीं बना सकती? तो आपने सही बोला है, मुझे पूरा यकीन है सर, आपका जो तर्क जहां तक जाता है वो सही है। और सर मुझे इससे कोई लेना देना नहीं हमारा प्रधानमंत्री कितने पढ़े लिखे हैं, क्योंकि पढ़ा लिखा होना प्रधानमंत्री की कोई वो नहीं है एलिजिबिलिटी। वो बिल्कुल 7वीं बिल्कुल। हो, 10वीं हो, डबल ग्रेजुएट हो या पीएचडी हो। सर बात यह है वो देशभक्त है कि नहीं, एक। दूसरी बात, पहलगाम के मामले में आम लोग मरे, उनका प्रतिशोध या उसका जवाब, कड़ा जवाब जो देना चाहते थे वो देते हैं कि नहीं। और उसके बाद वो जो मायूसी लोगों में है वो उनपे दिखती नहीं, क्योंकि वो हमारी फैमिली के चीफ है। वो तीनों चीजें अगर दिखती नहीं है तो उनके साथ उठना बैठना मेरे लिए दुश्वार मुश्किल है। और वो शशि थरूर और विजयन को अगर ठीक लगता है तो वो इंडिया अलायंस के हो या ना हो, एक इंसान के नाते भी उनको अडानी अडानी तो सर अडानी एनिमी ऑफ द पीपल है, इसमें मुझे कोई शक नहीं। और मैं ये खुलेआम बोलता हूं, क्योंकि इसमें मैं 10 कागज 10-50 रोज आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करेंगे तो 2 ट्वीट के बाद एक कागज मिलेगा आपको। तो वो अभी नई नई केसें खुल रही, नई नई परतें खुल रही, तो इनके साथ उठना बैठना अगर आप लेजिटिमेट कर रहे हो, लेजिटिमाइज कर रहे हो, तो फिर आम आदमी जो लड़ रहा है अपने अस्तित्व के लिए, जैसे धारावी में सर लड़ रहे हैं, वो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, उनको लगेगा कि यार शशि थरूर साहब और विजयन यानी कम्युनिस्टों के सबसे बड़े बादशाह आज के तारीख में, वो भी मोदी जी के साथ और अडानी जी के साथ बैठते हैं, तो हमारा भी कुछ होने वाला नहीं। लेकिन उसको जरा टेक्निकल भी देखिए। पोर्ट है, ठीक है, अडानी को दिया गया है पोर्ट, लेकिन है तो वो भारत का पोर्ट। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दिया गया, अपने आप तो ले नहीं सकते थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पोर्ट जिसको अडानी ने डेवलप किया है, उसका उद्घाटन था। और उसमें मुख्यमंत्री थे पिनाराई विजयन, जो आए हुए थे, चूंकि केरला में था। और तिरुवनंतपुरम में था, तो तिरुवनंतपुरम के जो एमपी हैं शशि थरूर, वो आए हुए थे। तो टेक्निकली तो मुझे इतना गड़बड़ नहीं लग रहा है। सर कितने अच्छी बात की आपने। देखिए, ये वही भूमि है जहां पर गांधी जी ने हमें असहकार की भाषा सिखाई। और जब शासक बर्बर हो और दमनकारी हो और लेजिटिमेसी नाम की कोई चीज नहीं, ऐसे एक व्यक्ति को अडानी आप दुनिया भर में उसकी केसेस है, उनकी समन पेंडिंग है सर, यहाँ पर अपडेट नहीं दिया है अभी तक। यूनाइटेड स्टेट्स में उनको ढूंढा जा रहा है। यानी वो डॉन फिल्म में डायलॉग है ना, 11 मुल्कों की पुलिस मुझे ढूंढ रही है, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, वो वाली बात है उसकी। तो उनके साथ सर आपने डेवलप करने के लिए दिया, इसीलिए बहिष्कार करना चाहिए। आप किसी और, आप अंबानी को देते, आप मुकेश अंबानी को देते, हम सर चलो हमारे बहुत मतभेद है, लेकिन हम इतना तो मानते कम से कम वो कॉर्पोरेट है, हम और किसी को देते आप हम मान लेते चलो। लेकिन आपने उस आदमी को दिया कि आप चाहते हैं कि ये कार्टेल का अस्तित्व लोगों तक पहुंचे और लोग डर के रहें। और उस डर को फैलाने में शशि थरूर और विजयन साहब दोनों मदद कर रहे हैं। यानी कम्युनिस्ट पार्टी के जो पॉलिट ब्यूरो है उनको जवाब मांगना चाहिए। हालांकि वो मांगेंगे नहीं, वो भी बहुत कमजोर हो चुके हैं, उनका भी मार्गदर्शक मंडली बन गया है। तो उनको विजयन साहब से जवाब मांगना चाहिए। मतलब और शशि एक ही थरूर, जगह एक ही जगह सरकार है, आप चाहते हैं वहां भी जवाब मांगे? चलेंगे कैसे? एक ही तो हाँ सरकार बड़ी मुश्किल से बची है, वही बाकी वही सब तो वही गई। वही वही बात बोल बाकी रहा तो हूँ सर। बाकी तो कहीं से एमपी जीतना भी मुश्किल काम है। दे लेकिन दे के सर एक केरला ही बात, बचा है। सर मैं एक बात बताता हूँ, कम्युनिस्ट पार्टी वो पार्टी रही है देश में, कम से कम हमने देखा कि उन्होंने आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज बहुत कम किया है, बहुत कम बार सत्ता को छोड़ा है। जैसे ज्योति बसु जी प्रधानमंत्री बनने वाले थे, लेकिन उनको बनने नहीं, वो गलती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी कुछ आइडियोलॉजी थी तो उन्होंने नहीं होने दिया।
तो उनको जवाब तो कम से कम मांगे यार, दे नहीं दे अंदर से कुछ बात करें हो, नहीं साहब वो भेजना जरूरी है, कम्युनिस्ट पार्टी की उसका सवाल है, हाँ हाँ भेजो मैं जवाब देता हूँ, वो सब चल जाएगा, लेकिन आप कम से कम मांगो तो सही यार। और शशि थरूर की बात रही, शशि थरूर जी देखिए मुझे अब तो अवसरवादी लगते हैं, और कांग्रेस पार्टी की अपनी अंदरूनी जो प्रॉब्लम है उसके वो विक्टिम भी है, दोनों दोनों बातें हैं। देखिए ऐसा है कि वो एमपी है, देखिए अब हम और आप सांसद नहीं है, हम और आप है कौन सर? मोदी जी जब चाहे हमें कुचल सकते हैं, ऐसे मसल सकते हैं कीड़े की तरह। तो हम लोग रोज बात कर रहे हैं सर, समझ लीजिए। तो वो सांसद है, रिस्पेक्टेबल है, यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने चुनाव लड़ी है सेक्रेटरी जनरल की, तो उनका कोई रिस्पेक्ट, और इतने बड़े लेखक हैं, अंग्रेजी में लिखते हैं, तो हिंदुस्तान में स्वाभाविक रूप से उनके प्रति बहुत आदर है। अंदर क्या लिखते हैं वो लोग पढ़ते नहीं, लेकिन अंग्रेजी में लिखते हैं इसीलिए रिस्पेक्ट है। तो बात यह है सर कि इतने बड़े आदमी को कुछ दिन शांत रहने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग अगर सह सकते हैं गुलामी इतनी और इतनी बर्बरता, और बिना कुछ पैसे के, बिना कुछ फायदे के, और फिर भी हम लड़ते हैं क्योंकि हमारी आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है, हमें कुछ ना लाभ है ना कुछ फायदा है। तो शशि थरूर अगर नहीं करते तो सर मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी, उनके कोई मूल्य ही नहीं है, या तो वो कॉम्प्रोमाइजेस कर चुके हैं, ये दोनों में से एक पक्का है। वो कांग्रेस पार्टी की बात जो है वो तो अलग तरीके से बहुत भयंकर है, उनकी अवस्था इस तरह से, मैं कांग्रेस की अवस्था के बारे में बात करूं तो मैं आपको बताता हूं सर, हर कोई, हर नेता से आप बात करिए वो मायूस नजर आएगा, और वो शरण आने की स्थिति में ही है इसकी, जस्ट बस कोई बुलाए और शरण ले दे दे, उसको पनाह दे दे, इस लेवल पे आ गया है। नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जो आइडियोलॉजिकल समझौता नहीं कर सकते तो किनारे पड़ गए हैं चुपचाप। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूं हाँ हाँ, जो लेकिन कहीं वो और जा शांत सकते रहे। थे लेकिन आइडियोलॉजिकल नहीं कर पाए तो किनारे पड़ गए। सर देखिए, सबसे बड़े वॉरियर को सबसे बड़ा गुण अगर कोई माना जाता है तो पेशेंस है। वक्त हर चीज का जवाब देता है, ऐसा नहीं कि उनको वक्त और मौका नहीं मिलेगा, मिलेगा। मुझे मालूम है कि कांग्रेस की नीतियां जो है, नेतृत्व की नीतियां, उससे परेशान है लोग, और इस पर अब मुखर होकर बोलने के लिए भी कोई डर रहा है, क्योंकि उनका फिर और साइड में पड़ेंगे। तो जो साइड में पड़े और साइड में कितना पड़ेंगे, ऐसा सचिन थरूर साहब ने सोचा होगा। अब मैं साइड में ही पड़ा हूं तो और क्या साइड जाऊंगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि बस पार्टी की बात नहीं है, पूरा देश है, दुनिया है, लोग हैं, वो सोचते हैं, उनकी जीवन की वो जो आइडियोलॉजी, कमिटमेंट है, मूल्य है, सिद्धांत है, कुछ तो है जो आपको देखकर करते हैं, वो कांग्रेस पार्टी को देखकर हर वक्त नहीं करते। लेकिन खैर, अब बात यहां तक आ ही गई है, तो मुझे ऐसा मानना चाहिए कि ये एक बड़ी जीत है मोदी जी की और अडानी जी की, और विजयन और शशि थरूर कभी किसी जिन मूल्यों के लिए जाने जाते थे, उन मूल्यों की उन्होंने ही उनको उन मूल्यों को कालिक पोती और उसकी हरवाया है, उन्हें हराया है। तो हम इसको मानने के लिए कोताही नहीं बरतनी चाहिए। आपने ये मत बताना सर कि टेक्निकली वो अडानी को दिया था, टेक्निकली अडानी को कैसे दिया नहीं, उसी पे हम लोग बहस कर वो सकते तो हैं। वो तो आपको उत्तेजित करने के लिए जरूरी होता है ना कई बार कहना। अच्छा, एक और शब्द आपने उपयोग किया था, वहां पे मैं बात खत्म करूंगा, आक्रोश। बहुत इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, मुझे वो आक्रोश दिख नहीं रहा है। आक्रोश की हालत यह है कि एक शहीद की पत्नी कहती है कि इसको कश्मीरियों और मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का हथियार ना बनाया जाए, और उसको हर वो गाली पड़ती है जो पढ़ सकती है, इतनी निष्ठापूर्ण गाली जिसका हम और आप जिक्र भी नहीं कर सकते हैं। आक्रोश है कहां? देश जिस तरह से पॉलिटिकल लाइंस पे बटा हुआ है, उसमें जो सरकार के सपोर्टर हैं उनका कोई आक्रोश नहीं है। बंगाल में वो पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान का झंडा चिपकाते हैं कि दंगा हो जाए, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। आक्रोश जनता का दिख नहीं रहा है, और शायद इसीलिए सरकार निश्चिंत है बिल्कुल कि आक्रोश अब पार्टी लाइन पर होता है, वो दिख नहीं रहा है। पहले का सर वक्त होता तो शायद वो आक्रोश होता, सरकार से लोग सवाल पूछते। सर इस पर मैं बात करना चाहता हूँ कि इसीलिए आक्रोश मैंने कहा यहाँ आक्रोश पे बात है को खत्म किया जाएगा। सर, आग है, उसको दिशा नहीं है, इसलिए उसका फायदा आरएसएस जो कल्ट है वो उठा रहा है। वो आक्रोश को देखिए, अब कल राजस्थान में देखिए, एक प्यून की पोस्ट के लिए सर एमबीएस और डॉक्टरेट्स ने अर्जी किया है, एप्लीकेशन किया है, एक पोस्ट, प्यून की पोस्ट के लिए सर, सोचिए। तो युवाओं में आक्रोश है, लेकिन उसको ना आप दिशा देना जरूरी है नेताओं को। तो आइडियोलॉजिकली विपक्ष के नेता फेल हो गए हैं, नाकामयाब हुए हैं, और उसको भुनाने में आरएसएस कल्ट कामयाब हुआ है। उन्होंने क्या किया, उस आक्रोश को हिंदू मुस्लिम चक्कर में डाल दिया, जो झूठ है। वही
तो वही। वो चक्कर, अब जो देश जो पूरी तरह से एक आग फैल रही है उस आक्रोश की, वो आपको दिखती है, वो प्रतिबिंबित होती है हिंदू मुस्लिम इसमें गुस्से में, और वो मुसलमानों में है ही नहीं सर। वो हिंदू के जो कहने के लिए जो रिप्रेजेंटेटिव है आरएसएस, वो है नहीं हमारे, लेकिन वो है, अपने आप को मान लिया उन्होंने। तो वो भड़का रहे लोगों को, जवान लोगों को भड़का रहे हैं कि ये मुसलमानों के, वो हिटलर की जर्मनी में हुआ था वैसे के वैसे, कि हिटलर ने क्या बोला कि आपकी अनएम्प्लॉयमेंट, आपकी समस्या, आपका दुख, आपका दर्द, सबके लिए जिम्मेदार यहूदी है। तो सारा जर्मनी बिना सोचे समझे, पढ़े लिखे लोग भी, इवन नोबेल प्राइज विनर्स भी, वो यहूदियों के पीछे पड़ गए। और आज वो लोग देखते हैं उनके, तो सोचते हैं कि यार उस टाइम में हुआ क्या था कि इतने पढ़े लिखे लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो अब जेनोसाइड का स्टेप सिर्फ बाकी है सर, बाकी सब आरएसएस का ले चुका है देश को, अराजकता की तरफ ले जा रहा है, और मुसलमानों और ईसाइयों के प्रति जो हो रहा है वो, और दलितों के प्रति, और वो भयानक है। और वो आग को, जो आक्रोश मैं बता रहा हूं, उसको इसमें कन्वर्ट कर दिया आरएसएस ने। देखिए कच्चा माल है, जनता एक तरह से आपका रॉ मटेरियल है। तो राहुल गांधी को पूरा मौका है कि वो उसे आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट, देश की आजादी, लोकतंत्र को बचाने के लिए उनको लगाएं। लेकिन वो अगर विफल रहे तो आरएसएस पूरा लग जाएगी, और वो उसको हिंदू मुसलमान, हिंदू ईसाई, दलित, ठाकुर, इसमें लगा देगी। वो कर रहे हैं, रेप्स हो रहे हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट इस तरह से बढ़ गई है कि सर प्यून के पोस्ट के लिए राजस्थान में एमबीए और पीएचडी वाले अर्जी कर रहे हैं। तो आप समझिए, आक्रोश नहीं है कि बात नहीं, मैं धारावी में जाता तो आक्रोश दिखता है, लेकिन लोग बेबस हो चुके हैं। लोगों को लगता है कौन मसीहा नहीं है अपना। या अब देखिए, उन्होंने कांग्रेस पे भरोसा किया हो तो शशि थरूर अब अडानी के साथ बैठे हुए देखिए। अब कम्युनिस्ट पार्टी का भी है, वहां पर बहुत बड़ा यूनिट कम्युनिस्ट पार्टी का है। आज उन्होंने कार्ल मार्क्स का महाभंडारा रखा है धारावी में खाना, तो क्योंकि वो लोग आते हैं भंडारे के लिए, तो मार्क्स समझाया जा सकता है। लेकिन समस्या ये है सर, वहां देखेंगे लोग, अडानी के लोग बोलेंगे देखिए कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री हमारे अडानी साहब के साथ बैठे हैं, आप क्या बात कर रहे हो लाल झंडे की। तो गया बगई भैंस पानी में। तो बात यह है सर कि लोग आक्रोशित होने के बावजूद बेबस इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनको दिशा नहीं मिल रही है। ये जो ऊर्जा है उनकी, उनको सही तरीके से ढालकर एक दिशा में फेंकने वाला रॉकेट जो बनाने वाला नेता होता है ना, वो गांधी जी जैसा, वो नहीं है विपक्ष के पास। और वो हर कोई अपनी छोटी पेटी एडवांटेज के लिए, मायावती जी आप देख ही रही हैं, बैठे बैठे वो ट्वीट्स डालती है, वो बात ही करना बेकार पढ़कर है, मुझे बुरा लगता है। बात ही करना बेकार है, वो बात ही हाँ, यानी करना मुझे बेकार है। कांशीराम हमने जी की जिसमें, याद आती है, उन्होंने सपना क्या देखा था हाँ, और हुआ क्या। नहीं, हमने तो मायावती जी का प्राइम टाइम देखा है, और उसके बाद ये सब देखना बहुत कई बार दयनीय लगता है, बुरा लगता है। तो बात समझिए सर, तो ये जो हमने भी और आपने भी कम्युनिस्टों का भी प्राइम टाइम देखा है, थोड़ा ही टाइम हुआ है, अभी ज्यादा साल भी नहीं हुए हैं। और विजयन साहब का जिस तरह से बिहेवियर है वो देखा जाता है फिर सामने। और अब उसमें और एक बात है सर, प्रधानमंत्री अपने पद की गरिमा को पूरी तरह से मिट्टी में मिला रहे हैं। उन्होंने जिस तरह, एक तो बिहार में जाकर उन्होंने अंग्रेजी में दम दिया पाकिस्तान को, और फिर केरला में आके हिंदी में बात की, उसका कोई मतलब मुझे मेरी समझ में नहीं आया, उसका क्या लॉजिक है। हालांकि वो टेलीप्रॉम्प्टर से ही आता है, लेकिन फिर भी हिंदी में बोला। और उसमें उन्होंने जो लफ्फेबाजी की, उसमें जो बात की उन्होंने, वो इतनी घटिया थी कि आप एक डिसेंट आदमी नहीं बोल सकता। इंडिया अलायंस में ये हो रहा, अब आप राष्ट्र के लिए आए हो, आप देश के प्रधानमंत्री बन के आए हो, आप 3 अलग अलग पार्टियों के, क्योंकि आप टेक्निकली जो कह रहे थे वो वाली बात है, इसलिए सारे बैठे हैं मंच पे। तो आपको वो बोलना चाहिए जो टेक्निकली आपकी गरिमा को बना के रखता है। लेकिन वहां प्रधानमंत्री क्या बोले, वहां इंडिया अभी अलायंस नहीं बोले, इंडिया अलायंस में घबराहट है, जिन तक पहुंचना है पहुंचे। विजयन साहब मेरे साथ बैठे हैं, शशि थरूर और मेरा मिलने से और भी वो हो गया। यार ये सारी बातें क्लासरूम में हम किया करते थे, जब हम लोग स्कूल गए हैं और कॉलेज भी गए हैं, तो हमको मौका मिला। तो हम ये सारी चीजें जो है, इस तरह की बातें हैं जो तो बचकानी बातें, हाँ, बचकानी बातें बचपन में कर बचकानी ली। बातें वो सब कर चुके हैं उस टाइम में।
तो ये पद पे पहुंचकर, इस पद पे पहुंच पर 140 करोड़ के एक आपको कुर्सी मिली है, भले वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से भेंट मिली है, लेकिन मिली है। तो उसके बाद आप ये गरिमा को, और जबकि पहलगाम हो चुका है, लोग अभी भी दुखी है, उनकी रिलेटिव्स को अभी कोई सॉल्यूशन नहीं दे रहे हैं। आपके लोग, लड़के और वो पार्टी वर्कर्स जाकर मुसलमानों को, गरीब मुसलमानों का ठेला उड़ा रहे हैं और उनको मार रहे हैं। ये सारी स्थिति जो देश की है, उससे बचकर देश को निकालने वाला एक नेता चाहिए सर। और वो नेता अब पता चल गया कि विपक्ष के पास नहीं है, ये हम मान लेना चाहिए। मैं आज ये मान लेता हूं आपके कार्यक्रम में, आपके माध्यम से, कि ऐसा नेता हमारे पास नहीं है। और इसीलिए थरूर हो, विजयन हो और बाद में धारावी वाले हो, सब आखिर अडानी को शरण जाने वाले हैं। ये दुर्भाग्य है इस देश का 75 साल में और संघ के 100 साल में, कि हमने ईस्ट इंडिया कंपनी से बचा हुआ एक देश अडानी नाम की दूसरी कंपनी को बेच दिया। मुझे लगता है इसके बाद मेरे पास कुछ कहने को नहीं है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे और बातें करेंगे। आज की बात यहीं खत्म करते हैं। सोचना आपको है, आपको सोचना है, क्योंकि भविष्य आपका है। ये सारे लोग मिलकर आपका भविष्य बनाएंगे या बिगाड़ेंगे, इसलिए सोचना आपको है। हर बार कोई हम जजमेंट दें ये जरूरी नहीं है, आप खुद सोचिए और जो आपको लगे वो कमेंट में बताइए। मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, आप जानते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि आप इन चीजों को कैसे देख रहे हैं। आज के लिए इतना ही। राजू भाई बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।